हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BEU हेल्पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के PYQ ईयर 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये थर्ड सेम मैकेनिकल ब्रांच का है, जिसका कोड है 100309। टाइम दिए जाते हैं 3 आवर्स का टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें फुल मार्क्स है 70 एंड इसका इंस्ट्रक्शन में है टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं ओनली 5। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। आपको ओनली 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लें। एंड अभी तक मेरे चैनल BEU हेल्पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। The coefficient of friction depends upon nature of surface only. नेक्स्ट बी नंबर, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? तो मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट सी नंबर, होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताना है, तो उसके लिए होगा BD³/12 माइनस छोटी BD³/12। नेक्स्ट डी नंबर, इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स का डिफिनेशन बताना है, तो इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट ई नंबर, ए हैवी स्ट्रिंग अटैच्ड एट द टू ends at same horizontal level and when central rib is very small approaches। मीन्स कि एक हॉरिजेंटल लेवल पे दो हैवी स्ट्रिंग को लटकाया गया है एंड उसका सेंट्रल रिब जो है वेरी स्मॉल अप्रोचेस शो कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैराबोला। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट T section 100 mm, 150 mm and 50 mm from its bottom is। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना होगा। अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 87.5। नेक्स्ट जी नंबर, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताना है, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का डिफिनेशन टाइप से हो गया। नेक्स्ट H नंबर, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ load lifted to the effort applied। Next I number, in ideal machine mechanical advantage is equal to the velocity ratio। Next J number, frictional force encountered after commencement of motion is called dynamic friction। नेक्स्ट 2 नंबर में, इसमें एक 100 न्यूटन का फोर्स है जो XY प्लेन से थोड़े से डिस्टेंस पे लग रहा है एंड इसे हम लोग स्ट्रेट अगर नीचे पॉइंट पे मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री बना रहा है एंड 3 मीटर का डिस्टेंस है O पॉइंट से। तो हम लोगों को इस फोर्स के अकॉर्डिंग मोमेंट निकालना है पॉइंट O पे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो है 100 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम लोग इस A पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे पॉइंट B तक, जब तक ये 90 डिग्री फॉर्म ना कर ले तब तक इसको एक्सटेंड करेंगे एंड ये जो डिस्टेंस होगा यही होगा हम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम लोग को ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर, तो OCB एंगल जो होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 60 डिग्री का, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री एंड ये 90 डिग्री एंड ये तीनों को इक्वल करेंगे तो 180 होगा। तो हम लोगों को BOC अगर फाइंड कर लेंगे तो 30 डिग्री होगा।
तो हम लोग ट्रायंगल देखेंगे ओबीसी में, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ओबी है, हाइपोटेनस ओसी है, तो साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा ओबी बाय ओसी का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो ओबी का वैल्यू आ जाएगा 3 साइन 60। मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ हम लोग लिख सकते हैं 100 न्यूटन इंटू 3 साइन 60 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 150√3 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर। इसमें एक केबल है ए बी जो ओ ए बार को रोटेट करने से रोकता है। ये क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहता है बट ये केबल जो है उसको रोक के रखा हुआ है। एंड ये बार का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 मीटर एंड ये 60 डिग्री पे है अभी। तो इसका एक दो कंपोनेंट बन रहा है, एक एन और एक टी। तो हम लोग ये दोनों कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। एंड इस केबल का टेंशन भी दिया हुआ है 750 न्यूटन एंड ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग ये तीनों एंगल इसके फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे एंड ए से सी एक पॉइंट लेंगे, ये सी पॉइंट है, एंड इसको एक्सटेंड करेंगे जिसका डिस्टेंस हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा y। तो हम लोग लिखेंगे OC इक्वल टू x एंड AC इक्वल टू y। तो इस ट्रायंगल में अभी फोकस करना है, ये तीनों ट्रायंगल पे ध्यान से देखेंगे। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं CA बाय OA, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय हाइपोटेनस डिस्टेंस। तो हम लोगों को इजिली फाइंड हो जाएगा y, क्योंकि OA का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो y का वैल्यू आएगा 1.25 मीटर। ठीक उसी तरह हम लोग cos 60 डिग्री से हम लोग x फाइंड आउट कर लेंगे एंड x का वैल्यू आ जाएगा 0.75 मीटर। देन अब हम लोग ट्रायंगल ABC में देखेंगे, ट्रायंगल AB और C। तो टेन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AC बाय BOC। अब हम लोग को बड़े ट्रायंगल में देखना है, परपेंडिकुलर हो जाएगा AC एंड बेस को हम लोग लिख सकते हैं BO और OC। तो BO का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 मीटर एंड हम लोग x माने हैं OC जो फाइंड आउट कर चुके हैं 0.75 मीटर। तो हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं 1.29 बाय 1.2 प्लस 0.75। तो टेन थीटा इक्वल टू 0.66 एंड थीटा इक्वल टू करेंगे टेन इनवर्स 0.66, तो आंसर आ जाएगा 33.48 डिग्री। तो ये थीटा जो है एंगल ABC है थीटा। तो अब हम लोग को फाई करना है। फाई कौन सा एंगल है? फाई है एंगल ABO। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ट्रायंगल ABC में सारे एंगल को, सारे इंटीरियर एंगल को सम कर देंगे तो 180 डिग्री के इक्वल करेंगे। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री एंड ये 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में हम लोग ये पूरा एंगल को BAC, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 प्लस 5 प्लस ये थीटा 33.48 जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं एंड ये 90 डिग्री, टोटल को सम करेंगे आ जाएगा 180 डिग्री। तो इससे हम लोगों को फाई का वैल्यू आ जाएगा, फाई में आएगा हम लोगों का वैल्यू 26.52 डिग्री, ये थीटा का वैल्यू है। देन अब हम लोगों को क्या निकालना है, दोनों का कंपोनेंट निकालना है। तो टी का कंपोनेंट क्या होगा 750 कॉस थीटा। अब बोलेंगे 750 क्या होगा, तो 750 इस पे टेंशन लग रहा था, तो फाई का वैल्यू हम लोगों को आ चुका है, तो इससे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। टी का वैल्यू 671.08 न्यूटन। तो हम लोग एन का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं 334.4 न्यूटन। तो ये हम लोगों का दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। इसमें एक लैंप है 5 न्यूटन वेट का जो सीलिंग से हैंग किया हुआ है। इसे एक हॉरिजेंटल कॉर्ड पुल कर रहे हैं तब तक जब तक इसमें 60 डिग्री नहीं बन जाता। तो इसमें टेंशन फोर्स बताना है इस चैन में लेमिस थ्योरम का अप्लाई करके। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये फोर्स के लिए हम लोग FBD ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरफ हो जाएगा टेंशन ऑफ चेन एंड लेफ्ट राइट साइड में लगेगा
टेंशन ऑफ कॉर्ड एंड नीचे की तरफ जो वेट लग रहा था 5 न्यूटन का, तो इसमें हम लोग एंगल एज्यूम करेंगे, इसको गामा मान रहे हैं, इसको अल्फा एंड इसको बीटा। तो इसके लिए लैमिस थ्योरम हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो टेंशन ऑफ चेन बाय साइन अल्फा, टेंशन ऑफ कॉर्ड बाय साइन बीटा इक्वल टू 5 न्यूटन बाय साइन गामा। तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा था फिगर में, एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 90 इक्वल टू 150, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 बन रहा था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 60 हो जाएगा एंड ये 60 होगा तो ये 90, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 150 डिग्री। तो एंड गामा हो जाएगा, इस तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को गामा फाइंड आउट हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम लोग दो टर्म को ले रहे हैं, तो टेंशन ऑफ चेन बाय साइन 90 इक्वल टू हो जाएगा 5 बाय साइन 120। तो टेंशन ऑफ चेन हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो इजिली सबका वैल्यू पुट करेंगे एंड कैलसी से कैलकुलेट करेंगे 5.77 न्यूटन आंसर आ जाएगा। एंड अनदर दो टर्म को लेंगे, तो टेंशन ऑफ कॉर्ड बाय साइन 150 इक्वल टू 5 न्यूटन बाय साइन 120। तो टेंशन ऑफ कॉर्ड इजिली फाइंड हो जाएगा 2.88 न्यूटन आंसर। नेक्स्ट बी नंबर देखेंगे। इसमें एक रोलर है जिसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है एंड इस रोलर का वेट है 300 न्यूटन एंड इसे पी फोर्स हॉरिजेंटल में लगाया जा रहा है एंड ये ब्लॉक के ऊपर खींचा जा रहा है। इस ब्लॉक का हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को ये फोर्स फाइंड आउट करना है एंड रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है, जो ये आर बी लग रहा है एंड आर ए लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे, रोलर का रेडियस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, वेट 300 न्यूटन एंड फाइंड करना है हम लोगों को P यानी ये हॉरिजेंटल फोर्स, आर ए रिएक्शन फोर्स इन ए एट ए एंड आर बी रिएक्शन फोर्स एट बी। तो सबसे पहले हम लोग एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। तो एफ बी डी में हम लोग को पता चलेगा इस रोलर में जब हम लोग P फोर्स लगाएंगे हॉरिजेंटल पे तो ये ब्लॉक के ऊपर चढ़ना चाहेगा, तो जब ये आगे की ओर जाएगा तो ये कांटेक्ट यहाँ से हटा लेगा ए पॉइंट से, इसलिए ए पॉइंट पे कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोगों को रिएक्शन एट ए इक्वल टू हो जाएगा 0। जब वो कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो फोर्स कैसे लगेगा उसमें। अब हम लोग जितने भी हॉरिजेंटल फोर्स है उसके सम को इक्वल करेंगे 0 पे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो एक हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है पी डायरेक्शन पे, एक हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है आरबी साइन थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन पे। ये आरबी साइन थीटा आरबी का कंपोनेंट है एंड आरबी कॉस थीटा भी कंपोनेंट है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग दोनों ऑपोजिट साइड में, तो P माइनस आर बी साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। वर्टिकली एक फोर्स लग रहा है W जो डाउनवर्ड है एंड जस्ट ऑपोजिट आर ए लग रहा है जो अपवर्ड है एंड आर बी कॉस थीटा भी अपवर्ड लग रहा है। जो अपवर्ड लग रहा है उसको निगेटिव लेंगे तो हम लोग को इक्वेशन आएगा W माइनस आर बी कॉस थीटा माइनस आर ए इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा एंड ये इक्वेशन 1। देन अब हम लोग फाइंड करना है थीटा। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रायंगल देखेंगे DBC। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा ये वाला है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BD एंड बेस हो जाएगा ये CD। तो CD डायरेक्ट तो नहीं होगा, CO प्लस OD। तो जब ये रेडियस दिया हुआ है हम लोगों को तो वही रेडियस हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो BO इक्वल टू हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, OD 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था ब्लॉक का एंड OC हो जाएगा 40 सेंटीमीटर जो रेडियस है। तो ट्रायंगल BOD में हम लोग देखेंगे, BOD में OB का वैल्यू दिया हुआ है, OD का वैल्यू दिया हुआ है। तो BD का वैल्यू हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। BO स्क्वायर
इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। तो बी ओ स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो बी डी का वैल्यू इजिली आ जाएगा 34.64 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ये वाला पॉइंट निकल चुका है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से टेन थीटा इक्वल टू बी डी बाई सी डी हम लोग किए थे। तो बी डी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हुए 34.64 बाई 40 प्लस 20। तो आंसर आ जाएगा 0.5773। तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 0.5773। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 29.99 डिग्री, जिसको हम लोग 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। एंड अब इक्वेशन 2 से हम लोग जो वर्टिकली सारे फोर्स को हम लोग इक्वल किए थे जीरो के, तो उससे हम लोग आरबी का वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3000 न्यूटन जो वेट लग रहा था एंड आरबी कॉस 30 डिग्री जो अपवर्ड ये लग रहा था, एंड आर ए जीरो हम लोग फाइंड आउट पहले ही कर चुके थे। तो दो सारे को इक्वल करेंगे जीरो के। तो 3000 इक्वल टू आर बी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, जिससे हम लोग आर बी इजिली निकाल सकते हैं 3464.2 न्यूटन आंसर। एंड अब हम लोग P निकालेंगे। P निकालने के लिए हम लोग जो हॉरिजेंटल फोर्स इक्वेशन 1 में इक्वल किए थे जीरो के, तो उसी इक्वेशन से हम लोग का P निकल जाएगा P एंड आर बी साइन थीटा से। तो P माइनस 3464.2 साइन 30 डिग्री, देन P इक्वल टू 3464.2 साइन 30 डिग्री, जिससे P इजिली निकल जाएगा 1732.1 न्यूटन, जो हम लोग का आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं 4 का A। इसमें एक इंक्लाइंड सरफेस है, अल्फा डिग्री पे इंक्लाइंड है ये सरफेस, एंड उसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स है, एंड उसके ऊपर एक W वेट लग रहा है। तो ये W वेट ही हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना है कि कितना ये वेट होगा जिससे ये 100 न्यूटन मूव ना करे ये पुल्ली से। तो हम लोगों को अल्फा निकालने के लिए ये सभी डायरेक्शन दिया हुआ है, तो इससे हम लोग अल्फा निकाल सकेंगे। एंड इसका 100 न्यूटन का जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये है 0.3, एंड वेट से जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.2। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते। तो सबसे पहले हम लोग अननोन वेट वाले बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एंड उसमें जितना फोर्स लग रहा है उसको शो करेंगे। जैसे एक टेंशन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड उसका वेट W लग रहा है नीचे, उसका कंपोनेंट एक हो जाएगा W cos अल्फा एंड एक हो जाएगा W sin अल्फा, एंड उसके जस्ट 90 डिग्री ऊपर लगेगा N1। एंड मोशन हम लोगों का अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है पुल्ली के हेल्प से, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा अपोजिट में F1। तो अब हम लोग इसको सबसे पहले प्लेन के परपेंडिकुलर वाले फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो उसमें एक फोर्स लग रहा है N1 एंड एक फोर्स लग रहा है W cos अल्फा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको लिखेंगे N1 माइनस W cos अल्फा इक्वल टू 0। तो अपवर्ड डायरेक्शन वाले को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं एंड डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव। तो अब हम लोग प्लेन के पैरेलल में जो फोर्स लग रहा है उसको रिजॉल्व करेंगे। तो जो राइट साइड लग रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जैसे टेंशन ऊपर लग रहा है, W sin अल्फा नीचे लग रहा है, एंड एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो नीचे की ओर लग रहा है। तो T1 माइनस W sin अल्फा माइनस F1 इक्वल टू 0। तो हम लोग निगेटिव वाले को राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा W sin अल्फा प्लस म्यू N1। तो N1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। N1 इक्वल टू हो जाएगा W cos अल्फा। तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो हो जाएगा T1 इक्वल टू W sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा। तो म्यू इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है, तो अब हम लोगों को W निकालना है। तो अब अल्फा की बात होगी, तो अब अल्फा का वैल्यू हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे साइन अल्फा ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन अल्फा हो जाएगा 3/5 इक्वल टू हो जाएगा 0.6, एंड कॉस अल्फा का हो जाएगा 4/5, तो हो जाएगा 0.8। तो हम लोग इक्वेशन वो वाले इक्वेशन से T1 का वैल्यू cos अल्फा और sin अल्फा का वैल्यू पुट करके हम लोग इजिली फाइंड आउट करेंगे। तो T1 का वैल्यू आ जाएगा 0.84 W। अब हम लोग 100 न्यूटन वाले जो बॉक्स थे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो उसमें एक N1 नीचे की ओर लग रहा होगा जो W वेट बॉक्स के कारण लग रहा था,
तो उसके लिए रिएक्शन फोर्स ये लगाएंगे N2 एंड इसका कंपोनेंट हो जाएगा 100 cos अल्फा और एक कंपोनेंट होगा 100 sin अल्फा एंड इसका टेंशन T ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा होगा एंड इसका मोशन नीचे की ओर लग रहा है तो इसका फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा। तो हम लोग देखेंगे N1 हम लोग को पहले फाइंड आउट कर चुके हैं W cos अल्फा। N2 फोर्स वो फोर्स होगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। तो एक N2 ऊपर लग रहा है, बाकी सब नीचे लग रहा है, तो हम लोग इजिली लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1 प्लस 100 cos अल्फा। तो हम लोग N1 का वैल्यू जानते हैं तो इसको लिखेंगे 100 प्लस W cos अल्फा। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाया गया है, अगर हम लोग N1 को वैल्यू पुट करेंगे W cos अल्फा एंड उसका कॉमन ले लेंगे cos अल्फा तो 100 प्लस W cos अल्फा हो जाएगा। सबका वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू 4/5 cos अल्फा का वैल्यू था एंड W इंटू 4/5 तो N2 हम लोगों का आ जाएगा 80 प्लस 0.8 W। हम लोगों ने प्लेन के परपेंडिकुलर वाले फोर्स को देखा था, अब देखेंगे पैरेलल वाले फोर्स को। तो पैरेलल में कौन सा लग रहा है, एक 100 sin अल्फा लग रहा है एंड एक T2 लग रहा है एंड एक F1 लग रहा है एंड एक F2 लग रहा है W वेट वाले बॉडी के कारण। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, T2 को अलग करेंगे तो हो जाएगा 100 sin अल्फा माइनस म्यू N1 जो F1 का वैल्यू है एंड माइनस F2 का वैल्यू है म्यू N2। तो दोनों में म्यू कॉमन है तो हम म्यू कॉमन लेके N1 प्लस N2 करेंगे। तो N1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में W cos अल्फा एंड N2 का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे 80 प्लस 0.8 W। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, cos अल्फा और sin अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो 100 इंटू 3/8 माइनस 0.3 एंड W इंटू 4/5 प्लस 80 प्लस 0.8 इंटू W। तो इसका वैल्यू आएगा 60 माइनस 0.3 इंटू 0.8 W प्लस 80 प्लस 0.8 W। तो 60 माइनस 0.3 1.6 W प्लस 80। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो T2 का वैल्यू आ जाएगा 36 माइनस 0.48 W। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट। अब हम लोग बात करेंगे पुल्ली के बारे में। पुल्ली में T2 बड़ा होगा T1 से, क्योंकि 100 न्यूटन वाला जो बॉक्स था वो मोशन करना चाह रहा था, उस मोशन को रोकने के लिए W वेट ऊपर से लगाया जा रहा था, इस कारण से नीचे वाले का टेंशन ज्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं T2/T1 इक्वल टू E पे पावर μ1 थीटा। तो μ1 हो जाएगा फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग पुल्ली जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0.2। तो हम लोग थीटा रेडियन में लेंगे तो रेडियन में 180 इंटू π/180 इक्वल टू पाई रेडियन हो जाएगा। तो T2/T1 इक्वल टू E पे पावर 0.8 इंटू पाई। तो T2 को हम लोग लिख सकते हैं T1 इंटू E पे पावर 0.2 इंटू पाई। तो T1 का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा T2 इक्वल टू 1.57 W। अब हम लोग T2 का वैल्यू इक्वेशन 4 में रखेंगे तो आएगा 1.57 W इक्वल टू 36 माइनस 0.48 W। तो इससे हम लोग को इजिली W का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 17.56 न्यूटन जो हम लोगों को चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर, जिसमें एक बॉडी है उसका वेट है 60 न्यूटन एंड वो रफ हॉरिजेंटल प्लेन पे है एंड उसको मूव कराने के लिए हम लोगों को 80 न्यूटन का फोर्स 20 डिग्री हॉरिजेंटल प्लेन से चाहिए। तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। ये एक बॉडी है जिसका वेट है 60 न्यूटन एंड इसका नेट वेट लग रहा है नीचे की ओर एंड नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसका ऊपर एंड वो लेफ्ट साइड मोशन कर रहा है अगर तो उसका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा राइट साइड। तो हम लोगों को 18 न्यूटन का फोर्स बताया जा रहा था 20 डिग्री पे रिक्वायर्ड है उसको मूव कराने के लिए। तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा 18 डिग्री कॉस थीटा एंड ऊपर की ओर हो जाएगा 18 साइन 20 डिग्री। तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं, वेट 60 न्यूटन, फोर्स 80 न्यूटन एंड म्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है।
तो हम वर्टिकल फोर्स को पहले रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन लग रहा था जो ऊपर, तो हम ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं एंड नीचे वाले को नेगेटिव। तो 18 साइन 20 डिग्री लग रहा था नीचे एंड डब्ल्यू भी लग रहा है नीचे की ओर। तो हम लोग सबका वैल्यू पुट करके एन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे 66.15 न्यूटन। तो अब हम लोग हॉरिजेंटल फोर्स का सम जीरो करेंगे। तो 18 cos 20 डिग्री माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू जीरो। तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग म्यू एन लिख सकते हैं। तो म्यू एन इक्वल टू हो जाएगा 18 cos 20 डिग्री। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 18 cos 20 डिग्री बाय एन। एन का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे 66.15। तो इजिली हम लोग इसको इसी के हेल्प से कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे 0.25 जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रस का क्वेश्चन है एंड इस फिगर में जितने भी मेंबर्स ऑफ ट्रस दिए गए हैं सभी का फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताना है एंड नेचर ऑफ फोर्स को बताना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ज्वाइंट लेंगे ए, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन फोर्स है एंड इसे सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा। तो एक फोर्स 200 किलो न्यूटन का लग रहा है पॉइंट ए पे एंड एक फोर्स है एफ ए सी एंड एक फोर्स है एफ ए बी। तो इसका हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे एंड कंपोनेंट निकालने के लिए पहले हम लोगों को थीटा डिग्री निकालना पड़ेगा, थीटा एंगल कितना है। तो थीटा एंगल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। तो इसमें टेन थीटा का वैल्यू हम लोग पहले देखेंगे। इसमें दो साइड का वैल्यू दिया हुआ है, एक सी बी एंड एक ए सी का। तो इसका कॉम्बिनेशन हम लोग टेन थीटा में देखेंगे। टेन थीटा में हो जाएगा सी बी बाई ए सी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इससे हम लोग इजिली थीटा कैलकुलेट कर लेंगे 26.56। जो इसका कंपोनेंट होगा एक वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा एफ ए बी साइन थीटा, तो साइन 26.56 एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट में हो जाएगा एफ ए बी कॉस 26.56। तो हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, जितना भी फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा उसके सम का हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले एफ ए सी माइनस ये लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है एंड एफ ए बी कॉस 26.56 ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए दोनों निगेटिव लिए हैं। तो एफ ए सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ए बी इंटू 0.89 कॉस 26.56 डिग्री का वैल्यू है 0.89। वर्टिकल में जितने फोर्स लग रहे हैं उसके सम को हम लोग अब इक्वल करेंगे। तो एक लग रहा है डाउनवर्ड 200 न्यूटन का, डाउनवर्ड वाले फोर्स को हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं एंड एफ ए बी साइन 26.56 से भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसको भी हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो एफ ए बी साइन 26.56 इक्वल टू माइनस 200 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो एफ ए बी हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 447.29 किलो न्यूटन। अब इक्वेशन 1 में हम लोग एफ ए बी का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हम लोगों को एफ ए सी का वैल्यू आ जाएगा 398.09 किलो न्यूटन। तो अब हम लोग ज्वाइंट बी में देखेंगे। ज्वाइंट बी में भी एक फोर्स हम लोग जान रहे हैं एफ ए बी एंड एफ बी ए तो इक्वल होगा। तो ये फोर्स हम लोगों को नॉन है एंड ये फोर्स हम लोगों को दो फोर्स अननोन है जो हम लोगों को निकालना है एंड ये एंगल हम लोगों को पता नहीं है, बट हम लोग पहले निकाले हुए थे। ये ट्रायंगल इस टाइप से एक ट्रायंगल था, तो उस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हम लोग निकाल चुके थे। तो उसी को यूज करते हुए हम लोग ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो हम लोगों का आ जाएगा 63.44, जिससे हम लोगों को इस फोर्स का कंपोनेंट निकालने में हेल्प होगा। तो जितने भी हॉरिजेंटल फोर्स लग रहे हैं अब हम लोग उसके सम को इक्वल करेंगे जीरो से। अब जितने भी हॉरिजेंटल फोर्स हैं उसके सम को हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे। तो एफ ए बी साइन 63.44 जो राइट साइड में लग रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे एंड एक एफ बी डी लग रहा है जो लेफ्ट साइड में उसको नेगेटिव लेंगे। तो हम लोग एफ ए बी निकाल चुके हैं माइनस 447.29 किलो न्यूटन, जो नेगेटिव में वैल्यू था। तो उससे हम लोग एफ बी डी का वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर। एफ बी डी का वैल्यू आ जाएगा माइनस 400.08 किलो न्यूटन। अब हम लोग सारे वर्टिकल फोर्स के सम को हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे। तो एक फोर्स लग रहा है एफ बी सी जो अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव लेंगे एंड ये भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एफ बी ए कॉस 63.44 डिग्री। तो दोनों को इक्वल करेंगे जीरो के, तो एफ बी सी आ जाएगा हम लोग का माइनस
FBA cos 63.44, FCA एंड cos 26.56 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 0.89। तो इसमें भी cos 26.56 है एंड इसमें भी है, तो दोनों से कॉमन लेके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं FCA माइनस 0.89 इंटू FCE प्लस FCD। तो FAC इक्वल टू FCA हम बताए थे, ये वाला फोर्स जो हम लोग फाइंड आउट पहले कर चुके हैं 398.09 किलो न्यूटन। तो हम लोग इक्वल करेंगे इसको 0.89 इंटू FCE प्लस FCD। तो FCE प्लस FCD का वैल्यू आ जाएगा 445.05। तब हम लोग सारे वर्टिकल फोर्स के सम को इक्वल करेंगे 0 के। तो FCE साइन 26.56 एंड अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है FCD, तो नीचे की ओर लग रहा है FCD साइन 26.56 एंड एक लग रहा है FCB जो हम लोग पहले फाइंड आउट कर रहे थे। सारे को इक्वल करेंगे 0 के। तो FCE और FCD साइन 26.56 ये कॉमन ले लिए हैं इक्वल टू FCB। तो FCB का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 199.99 एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा FCE प्लस FCD इक्वल टू 447.24। तो हम लोग अब दोनों इक्वेशन को अब इक्वेट करेंगे तो हम लोगों का FCE का वैल्यू आ जाएगा 445.66 किलो न्यूटन एंड इसका वैल्यू हम लोग किसी दो इक्वेशन में रखेंगे तो उसका वैल्यू सेकेंड का वैल्यू आ जाएगा जो FCD है। तो FCD का वैल्यू आ जाएगा 1.61 किलो न्यूटन। तो अब हम लोग सारे मेंबर्स का वैल्यू निकाल चुके हैं जो ये है एंड जो निगेटिव है उसको कंप्रेशन लेंगे एंड जो पॉजिटिव है उसको टेंशन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंस मेथड ऑफ एनालाइजिंग ए परफेक्ट फ्रेम, विच वन इज यूज्ड वेयर एंड व्हाई। तो परफेक्ट फ्रेम का यहाँ डिफिनेशन है, ए परफेक्ट फ्रेम इज दैट which is made up of members just as sufficient to keep it in equilibrium when load without any change in its shape। तो डिफरेंट मेथड है, एक है मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड्स ऑफ सेक्शन। In this method, each and every joint is treated as a free body in equilibrium as shown in figure. Unknown forces are then determined by condition of equilibrium. Sigma V equal to 0 and sigma H equal to 0. That is sum of all vertical and horizontal forces P is equal to 0. This method is used when minimum one forces is known. Next 6 number. Prove that the moment of inertia of a circular section about a horizontal axis in the plane of circular section and passing through CG of section is given by pi d4 by 64. As per the information required, we can derive the relationship by assuming the following figure. Since second moment is given by Iy equal to integration z square dA, let us use the polar coordinates by taking z equal to r sin theta and y equal to r cos theta. Now the differential area can be obtained by taking the following figure into the consideration. Area of the indicated sector is given by A equal to half r square d theta, dA equal to r dr d theta. After solving this integration, we can easily find out Iy equal to pi d4 by 64. नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर। इसमें एक रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 10 इंटू 14 एंड उसके अंदर एक छोटा सा कट है जो रेक्टेंगुलर के शेप में है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है 3:5। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है, जो कट करने के बाद ये पीस बच गया है उसमें बताना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो इस फिगर में हम लोग सबसे पहले बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया लेंगे 14 इंटू 10 इक्वल टू 140 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड छोटे वाले रेक्टेंगल का भी एरिया लेंगे 3 इंटू 5
इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड जब हम लोग बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो हम लोगों को रिमाइंडर एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो रिमाइंडर एरिया होगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा x1 5 एंड y1 7। उसका एरिया हम लोग अभी फाइंड आउट किए 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड छोटे वाले का लेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर एंड y2 4.5। तो इसका एरिया हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एंड अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो एक्स बार का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a1 x1 माइनस a2 x2 बाय a1 माइनस a2। तो इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा एक्स बार का 4.76 सेंटीमीटर। एंड वाई बार का भी फॉर्मूला कुछ वैसा ही होता है a1 y1 माइनस a2 y2 बाय a1 माइनस a2। एंड सारे का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे एंड कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को आंसर आ जाएगा 6.94 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4.76 कॉमा 6.94 सेंटीमीटर। The spring of constant K in under stretched when force is equal to 0. Derive an expression for the force P required to deflect the system to an angle theta. The mass of the bars is negligible. Let force P act slowly, hence change its kinetic energy is equal to 0. From work energy theorem, total work done is equal to change in kinetic energy. Then WDF plus WDS is equal to change in kinetic energy. Now sin theta is equal to BB dash by AB dash is equal to BB dash by I. BB dash is equal to I sin theta. Total work done by force P. W into dP is equal to P into BB dash is equal to P into I sin theta. Work done by the spring. WDS is equal to minus 1 by 2 kx square. From equation 1, W into dP plus WDS is equal to change in kinetic energy. Pi sin theta plus minus half kx square is equal to 0. Pi sin theta minus half kx square is equal to 0. Pi sin theta is equal to half kx square. Now P is equal to half kx square by I sin theta, which is equation 2. From triangle ABB dash cos theta is equal to AB by AB dash. AC is equal to ZI minus X, then AB is equal to 2I minus X by 2. Then cos theta is equal to 2I minus X by 2I. Then 2I cos theta is equal to 2I minus X. Then X is equal to 2I into 1 minus cos theta. Put the value of X in equation 2. Then P is equal to half K by I sin theta into 4I square into 1 minus cos theta whole square, which is the required answer. Next B number. For link OA in the horizontal position shown in figure 9 below, determine the force P on sliding collar which will prevent OA from rotating under the action of the couple M. Neglect the mass of the moving parts. सो ये P हम लोगों को फाइंड करना है इस फिगर में। We will give the crank OA a small clockwise angular momentum so as our virtual displacement and determine the resultant virtual work done by M and P. From the horizontal position of the crank, the angular momentum gives a downward displacement of A equal to from the right angle triangle for which link AB is constant. From hypotenuse, we can write B square is equal to X square plus Y square. Differential above equation 2B del V is equal to 2X del X plus 2Y del Y. But length B is constant so that del V is equal to 0. Then 0 is equal to 2x del x plus 2y del y. 2x del x is equal to minus 2y del y. Then del x is equal to minus y by x into del y, which is equation 3. From virtual work equation, m del theta plus p del x is equal to del u, which is equation 4. But del u is equal to 0. From equation 4, m del theta plus
p del x equal to 0, m del theta plus p into minus y by x del y equal to 0, m del x plus p minus y by x into a del theta equal to 0, m del theta is equal to p into y by x a del theta. Then p is equal to mx by ya into del theta by del theta. P is equal to mx by ya, where y is equal to h. Then p is equal to mx by h.